अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का टू ट्रांजिस्टर मॉडल्स है। इसमें एक आप लोग का मॉडल आता है टी मॉडल और दूसरा आपका पाई मॉडल मॉडल आता है। ऑब्वियसली अब आप लोगों ने यानी कि सर्किट्स को जब सॉल्व करना है तो उसमें अगर ट्रांजिस्टर की अपनी यानी कि एक स्कीमेटिक डायग्राम होगी तो उसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग को एक इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए होगा ट्रांजिस्टर का जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है आपका टी मॉडल है। टी मॉडल में देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है एक, और ये बेस करंट है, और एसी एसी कलेक्टर करंट है, ये आपका एसी मीटर करंट है। इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह टी मॉडल के अंदर कर सकते हैं कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो आपका थ्रू करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाता है, और आपकी जो बेस जो आपकी मीटर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मीटर डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी आर ई डैश से रिप्लेस हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि आपके जो जेड इन बेस है, यहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस है वो आपकी ओम्स लॉ के थ्रू क्या है, वी बी ई ओवर आई बी। यानी कि आपकी जाहिर सी बात है आपका जो एसी इनपुट सिग्नल है वो आपके ट्रांजिस्टर को यानी कि ऑपरेट करता है, जिसके लिहाज से क्या होता है आपकी जो बेस मीटर वोल्टेज है वो डेवलप होती है मीटर डायोड के क्रॉस से, और इसके लिहाज से जो आपका बेस करंट है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं जेड इन बेस जो है आपकी वी बी ई ओवर आई बी के इक्वल है, और जिसमें आपका वी बी ई जो है आपका डिपेंड करता है बेस मीटर वोल्टेज जो है आई ई और आर ई डैश के। तो हम सिमिलरली इसको हम लोग अगर पुट करें, ये आपका बता रहे हैं यहाँ पे जो बेस मीटर वोल्टेज जो यानी कि डेवलप हो रहा है। और जेड इन बेस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है वी बी इज इक्वल टू आई ई आर ई डैश ओवर आई बी। इसमें आपका आई ई जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी है। आई सी आप जब आप इक्वल टू आई बीटा आई बी करेंगे तो आपका आई बी से कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली आपके पास इक्वेशन ये रह जाएगी जेड इन बेस इक्वल टू बीटा आर ई डैश। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट ये आपके पास जो जेड इन बेस है, ये इसको हम लोग इन पाई मॉडल भी हम लोग यानी कि यूज़ कर सकते हैं। अब मतलब मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अभी अभी पहले कि जो आप लोग जेड इन बेस आप लोग जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिहाज से आपका कपलिंग कैपेसिटर आपका यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं उस जेड इन बेस जो मैं बता रहा था आपको, इस जेड इन बेस की मैं बता रहा था कि वैल्यू कि ये आप लोग फाइंड करोगे कि जिसके लिहाज से आप लोगों की कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर प्रीवियस देखा था कि एक्स इज लेस दैन 0.1 आर, वो जो वहाँ पे आर था वो आपका जेड इन बेस था। यहाँ से आप जेड इन बेस फाइंड करोगे इसके लास्ट से आपकी कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। जेड इन बेस को हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं पाई इसमें पाई सर्किट के अंदर। पाई सर्किट आप लोग का ये है, पाई मॉडल ये है। इसमें आप लोगों ने क्या किया कि सिमिलरली जो इनपुट साइड थी बेस की उसको आपने बीटा वाली डैश के रिप्लेस कर दिया, और कलेक्टर करंट वैसे ही सोर्स कर रहा, और आपका जो यहाँ पे जो मीटर रेजिस्टेंस थी टी मॉडल के अंदर वो आपकी यानी कि यहाँ से रिमूव हो गई, और आपका मीटर करंट ऐसे ही आ गया। सिमिलरली आपने जो मीटर रेजिस्टेंस थी वो आपकी वहाँ पे जेड इन बेस की साइड के ऊपर चलेगी। ये आपका पाई मॉडल है, और ये आपका टी मॉडल है। ये आपका टी मॉडल है। पाई मॉडल आपको हो गया। और एम्पलीफायर का अगर हम लोग एनालाइज करें तो उसमें एक सबसे पहले आपका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट आता है, और जो दूसरा सेकंड है वो आपका एसी इक्विवेलेंट सर्किट है। हाँ, अगर हम लोगों को याद हो तो हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम हम लोग यूज़ करते थे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब ये है कि हम पहले अगर दो वोल्टेज सोर्सेज हैं तो उसमें हम एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे, और फिर दूसरे जो वोल्टेज सोर्स हम लोग फाइंड कर लेते थे। इसी तरह हम लोग पहली वो दूसरी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके पहली वाली से हम लोग फाइंड करते थे, या दूसरी को शॉर्ट करते थे फिर। और इस यानी कि इंटरचेंजेबल होती थी ये दोनों चीज़ें, यानी कि एक सोर्स का पहले इफेक्ट चेक करते थे फिर दूसरी सोर्स का इफेक्ट चेक करते थे पहली वाली को शॉर्ट करके। तो बिल्कुल एम्पलीफायर्स के केस में भी ऐसे ही है। इसमें यह है कि जब आपने डीसी एनालिसिस करना है तो आपका वोल्टेज सोर्स जो आपका एसी वो शॉर्ट हो जाएगी, और जो आपके जो कपलिंग कैपेसिटर्स है वो आपके ओपन हो जाएंगे। जब आपका कपलिंग कैपेसिटर्स ओपन होंगे तो आप लोगों का जो सर्किट है वो यानी कि बिल्कुल यानी कि ये चीज़ ओपन हो जाएगी और ये भी ओपन हो जाएगा, आपका सिंपल डीसी एनालिसिस हो जाएगा। तब आपकी जो कैलकुलेशन होती है, कलेक्टर करंट फाइंड करना है, मीटर करंट फाइंड करना है, वीबी फाइंड करना है, वो सिमिलरली आपको डीसी एनालिसिस में हो जाएगा। और इसी में एसी इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों ने अगर करना है, अगर एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो यानी कि देखना है कि उसमें
एसी करंट सर्किट कैसे हो आएगा, तो उसमें हमारा क्या होता है, वोल्टेज सोर्स जो आपकी डीसी है वो वाली शॉर्ट हो जाएगी आपकी, और बाकी जो है आपके जो कैपेसिटर्स है वो भी आपके शॉर्ट हो जाएंगे। जब आपके शॉर्ट होंगे कैपेसिटर्स, तो आप लोगों का जो अगर ये वीडीपी बेस बेस बायस सॉरी वीडीपी कह रहा हूँ, ये बेस बायस एम्पलीफायर है, तो ऐसा एसी करंट सर्किट जो आपका पाई सॉरी पाई मॉडल में जी, ये पाई मॉडल में बनाएगा, रिप्रेजेंटेशन उसकी ये होगी। आपने सिमिलरली करना क्या है, पाई के अंदर आपने करना क्या है, आपका आपका बेस सिस्टम आपकी वैसे ही रहेगी, और बीटा आर ई डैश जो आपकी ये जेड इन बेस है, और कलेक्टर करंट जो आपका वो वैसे ही रहेगा, और आपका जो आउटपुट साइड है आर सी पैरेलल टू आर एल, ये आपका रेजिस्टेंस जो आपकी पैरेलल है, ये आपकी पैरेलल इसके साथ करंट्स वगैरह लग जाएंगी कलेक्टर की साइड पे। और इसी को अगर हम लोगों ने वीडीपी बायस में अगर आपको इसी करंट सर्किट आप लोगों ने करना है, तो आर वन पैरेलल टू आर टू आ जाएगा इसमें, और बीटा आर डैश इनपुट इम्पीडेंस बेस की जो उसके साथ, इस तरह करंट सोर्स के साथ जो आपका पैरेलल रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे आर सी और आर एल। टू सप्लाई मीटर बेस में भी ऐसे ही है बिल्कुल, कि उसमें बेस रेजिस्टेंस के साथ इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगी, और कलेक्टर करंट सोर्स के साथ आर सी पैरेलल टू आर एल आ जाएगा। अ, अगर ये हम इसकी समरी अगर हम देखें, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्किट आप लोगों ने डीसी सर्किट इसका बनाना है, तो आप लोगों ने डीसी एनालिसिस पहले करना है, तो आप लोगों ने ये ओपन हो जाएगा, आपको ये शॉर्ट हो जाएगी, तो आपका सिमिलरली सर्किट आपका सिर्फ ये वाला सर्किट आप लोगों के पास रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सर्किट है, इसके लिहाज से आप लोग सारी कैलकुलेशन करें, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट निकालें, और एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है, क्योंकि ये एम्पलीफायर है, तो आप लोगों ने इक्विपमेंट एक्टिव रीजन के अंदर कैलकुलेट करना है। जब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने इसके पाई मॉडल के अंदर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो पाई मॉडल के साथ इसमें आपका सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाएगी, इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगी बीटा आर ई डैश आर वन पैरेलल टू आर टू, वैसे ही आ जाएगा ये जिस तरह ये है, और इसमें आपका आर सी पैरेलल टू आर एल आ जाएगा, और बाकी जो आपकी वोल्टेज सोर्स ये वाली थी वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी। ऐसे ही इसमें इसमें कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएंगे, और बाकी सारा रिप्रेजेंटेशन इसके हम लोग पाई मॉडल के साथ कर देते हैं। और अगर हम लोगों ने इसको टी मॉडल के अंदर करना है, तो हमारे पास जो आर ई डैश था वो आपका इस तरह यानी कि हम लोग लगा देंगे मीटर रेजिस्टेंस के साथ, कलेक्टर करंट सोर्स आपका इस तरह आ जाएगा, और आपकी जो बाकी हैं चीज़ें वो आप ऐसे ही सेम रहेंगी बेस के साथ। ये आपकी टी मॉडल आ गया, और ये आपका पाई मॉडल आ गया। ऐसी क्वांटिटीज़ अगर डाटा शीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आप लोगों ने देखने होते हैं, उसके लिहाज से आप लोगों की डिज़ाइनिंग होती है इस एम्पलीफायर की। ये फोर पैरामीटर्स हैं, एच एफ ई एच आई ई एच आर ई और एच एस ई। ये जो दो आखिरी पैरामीटर्स हैं, एच एस ये वाला और एच एस ई जो है, इनके इतनी फर्दर कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपके दो ये फैक्टर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब आपके एसी करंट गेन जो है आपका एच एफ ई से वहाँ पे डिफाइन होगा। यहाँ पे उसमें बीटा अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, तो आपका एच एफ ई होगा, जो आपका एसी करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने आर ई डैश अगर आप लोगों ने फाइंड करना है, वो डिपेंड करता है एच आई ई ओवर एच एफ ई। आपको एच आई ई गिवन होगा वहाँ पे डाटा शीट के ऊपर, आप लोग यहाँ से आर ई डैश फाइंड कर सकते हैं, और उस एम्पलीफायर की कि कितनी इसकी रेजिस्टेंस मीटर रेजिस्टेंस कितनी है, वो 25 ओम यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। दो इसके अलावा और क्वांटिटीज़ हैं, जो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी लिमिटेशन, यानी कि कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो अगर ट्रांजिस्टर जो है स्पेसिफिक काम करता है। उसके अलावा आपके इनपुट आउटपुट कैपेसिटेंसेस जो आप मतलब आप उस डिवाइस के साथ लोग अटैच कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आपकी वो भी मेंशन होती है वहाँ पे। इस तरह ये कुछ इन्होंने वेरिएशन बताई है टेम्परेचर के लिहाज से, आपको कौन कौन सी चीज़ें वेरी करती हैं। और नेक्स्ट हम वोल्टेज गेन को देखते हैं। वोल्टेज गेन का ये आपको पता है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल आप ये आपका सर्किट है, एक कॉमन मीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है पाई में, और इसमें हम लोगों ने वी आउट फाइंड करना है, और ये आपकी टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पलीफायर की। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर वी इन हमारे पास क्या है, वी इन इज इक्वल टू, अगर हम लोग पाई मॉडल को देखें, ये पाई मॉडल हम लोग है वीन, ये आप लोग की आर रेजिस्टेंस आर वन और आर टू रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जो आपको जो करंट है वो पास करेगा बीटा आर इन डैश, जेड इन से।
जेड इन इनपुट इम्पीडेंस बेस से फाइंड पास करेगा, तो आपका वी इन क्या होगा, वी इन इज इक्वल टू आई बी इंटू जेड इन। तो वी इन इज इक्वल टू आई बी इंटू जेड इन जो है आपका बीटा आर ई डैश की इक्वल है जी, आपने यहाँ पे पुट किया। और उसके बाद आपका वी आउट जो है आपका आई सी, वी आउट आपके पास क्या, आई सी इंटू आर सी इंटू आर सी पैरेलल टू आर एल। ये आप आर सी पैरेलल टू आर एल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसको एक सिंपल रेजिस्टेंस बनाएंगे आप एक। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप लोगों की सिंपल एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। और ये आप लोगों की जो है आर सी पैरेलल टू आर एल है। तो आप लोगों ने इसमें से जो है वोल्टेज का क्रॉस फाइंड करनी है आपने। वी आउट क्या होगा, वी आउट इज आई सी इंटू आर सी पैरेलल टू आर एल। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे बताया हुआ आई सी आपके पास क्या, बीटा इंटू आई बी आ गया। और इन दोनों को इक्वेशन पर डिवाइड करें वोल्टेज गेन के अंदर, वोल्टेज गेन वी आउट और वी इन यहाँ पे पुट करें आप। तो आपका आई बी से कैंसिल हो गया, और बीटा और बीटा भी कैंसिल हो गया। अब सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन आपको फाइनल आ गया आर सी पैरेलल टू आर एल और आर ई डैश। ये आर सी जो आप पैरेलल टू आर एल जो है आप इसको सिंपली ए सी रेजिस्टेंस, ए सी कलेक्टर रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं आर सी के ऊपर। तो आपके पास फाइनल क्वेश्चन आ गया आर सी और आर ई डैश। टी मॉडल के साथ से भी हम डिराइव कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने एक मॉडल के साथ कर लिया, वो एनफ है। और ये एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों ने वोल्टेज गेन फाइंड करना है, और आउटपुट वोल्टेज क्रॉस लोड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। वोल्टेज गेन आर सी क्या फार्मूला हमारे पास, आर सी ओवर आर ई डैश क्या, 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई। और 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई, आई आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस केस के अंदर आई हमारे हमने फार्मूला लगाया है आई इक्वल टू वी ई ओवर आर ई। वी ई आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, वी बी इक्वल वी बी माइनस वी ई। वी आपके पास 0.7 वोल्ट आ जाएगा, और वी बी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू बी सी सी। ये मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर डी डैश की, आर, उसमें आप लोग आर डी डैश की वैल्यू पुट करें। आर सी आपको क्या की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो आपकी आ जाएगी 3.6 किलो ओम पैरेलल टू 10 किलो ओम। इसको पैरेलल सॉल्व करें, आपके पास आर सी पैरेलल टू आर एल, आर सी आपके पास आ जाएगी, इसी मीटर रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, इसी कलेक्टर रेजिस्टेंस सॉरी आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग पुट करें इस एक्सप्रेशन के अंदर, आपके पास 117 ओम आ जाती है। वी आउट इज इक्वल टू ए वी वी इन, और आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास वी इन भी है, आपके पास 234 मिली वोल्ट वी आउट आ जाते हैं वोल्टेज। सिमिलरली अगर आप लोगों ने इस उसको 2 स्क्वायर मीटर बाय इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास आई आपको चाहिए, आई आपको चाहिए तो क्या है आपके पास, वी डबल ई वी डबल ई माइनस वी बी ई डिवाइड बाय आर ई। ठीक है, तो ये आपका आई आ जाएगा आपके पास, वी डबल ई माइनस वी बी ई ओवर आर ई। यहाँ से आपका आपके पास आ गया ये करंट, मीटर करंट आ गया। और इसी तरह आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं मीटर रेजिस्टेंस, एसी मीटर रेजिस्टेंस आर ई डैश 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई। और आर सी पैरेलल आर टू इसी तरह आप फाइंड करेंगे, आपके पास वोल्टेज गेन आ जाता है 45.7 ओम। और वो वी आउट जो है आपके पास आ गया 228 मिली वोल्ट। सिंपल है ये इसके ये एग्जांपल। तो इसमें हम इनपुट इम्पीडेंस का इफेक्ट भी देखते हैं, यानी कि अब आप लोगों ने चेक करना है कि इनपुट वोल्टेज, अगर आपके इनपुट वोल्टेज सोर्स की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके उससे इनपुट इम्पीडेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस सोर्स वोल्टेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे जेड इन स्टेज, यहाँ पे इम्पीडेंस अलग है, और ये इस ट्रांजिस्टर की इम्पीडेंस यहाँ पे बेस की रेजिस्टेंस जो है अलग है। अब इस वोल्टेज सोर्स की रेजिस्टेंस की वजह से जो है यहाँ पे वोल्टेज यानी कि इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर इसकी होगी वो स्टिफ है, तो उसके इफेक्ट आएगा। अगर वो स्टिफ वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट इग्नोर हो जाएगा। इस चीज़ को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जेड इन स्टेज जो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ स्टेज है, यानी कि एम्पलीफायर की, वो हमने कैलकुलेट किस तरह की है, आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू
यानी कि इसमें ये रेजिस्टेंस पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस पैरेलल टू बीटा आर ई डैश, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ बेस, ये आपकी टोटल आ जाएगी स्टेज रेजिस्टेंस जो है। और ये इसका इन्होंने इक्वलेंट पाइप बनाया होगा यहाँ पे, आर जी इसका यहाँ पे ये ऐड होगी आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई डैश, और ये कलेक्टर ये पाइप मॉडल है इसका। और हम लोगों ने वी इन कैलकुलेट करनी है, हमारे पास वी इन एक्चुअल हमारे पास कितनी आ रही है इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स की वजह से। अगर तो आपके पास ये नहीं है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज आप लोग जनरेटर से दे रहे हैं वही आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो उस केस के अंदर हमारे पास कोई मतलब मसला नहीं होगा, इसका इफेक्ट इग्नोर हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसकी इक्वेशन बनती है आपकी वी इन इक्वल टू जेड इन स्टेज ओवर आर जी प्लस जेड इन स्टेज इंटू वी जी। अब आप देखो इसमें अगर आपके पास आर जी रेजिस्टेंस अगर नहीं है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी मतलब मिनिमम है, तो आपका ये भी फैक्टर कैंसिल हो जाता है जेड इन स्टेज का, और ये भी फैक्टर कैंसिल हो जाता है, जिसमें आपकी वी इन जो होगी खाली वी जी के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो जनरेटर की वोल्टेज सोर्स है वही आपकी यहाँ पे रिसीव हो रही है, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे रिसीव हो रही है। बस ये एक चीज़ इसका इफेक्ट देख रहे हैं कि इस के रेजिस्टेंस की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जनरेटर की, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है। ये उसका उन्होंने फार्मूला बताया यहाँ पे। और ये आगे उसने कैलकुलेशन भी बताई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बीटा 100 है, 300 है, जेड इन बेस क्या होगा, जेड इन वी इन हमें फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला क्या था वी इन का जेड इन स्टेज ओवर आर जी प्लस जेड इन स्टेज किसका इक्वल है, बीटा आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू बीटा आर ई डैश। ठीक हो गया, जेड इन बेस बीटा आर ई डैश, जेड इन बेस क्या बीटा आर ई डैश जो आपने इन्हें निकाली 22 आर ई डैश, ये वैसे ही निकलेंगे जैसे हमने ऊपर निकाली है पहले 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई से। जेड इन बेस हमारे पास 6.8 किलो ओम है, इसमें आप जेड इन स्टेज निकाल सकते हैं 1.42 किलो ओम आ गया आपके पास। सिमिलर इसमें वैल्यूज पुट करें, जेड इन स्टेज ओवर आर जी प्लस जेड इन स्टेज इंटू वी वी इन जो है वी जी जो है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1.41 मिली वोल्ट आ जाएगी। और आप लोगों ने के पास जो है वी आउट जो है आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो आपके पास वोल्टेज का गिवन है यहाँ पे 117 है, और 117 को मल्टीप्लाई करें वी इन के साथ, अब आपके पास 165 मिली वोल्ट आ जाते हैं। सिमिलरली इसमें हम बीटा 50 करें अगर हम, तो उसने डिक्रीज़ कर दिया एसी करंट गेन को, उसके लिहाज से आपके पास भी ये 1.08 मिली वोल्ट आ जाते हैं, और वी आउट ऑफ आपके 106 मिली वोल्ट। अगर हम इस रेजिस्टेंस में अगर हम इस एग्जांपल में हम देखें तो कि आपका करंट गेन से यानी कि काफ़ी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रही है, और इसमें जब आपका बीटा डिक्रीज़ करेगा तो आपकी इनपुट इम्पीडेंस है बेस की वो भी डिक्रीज़ करेगी, जो इनपुट इम्पीडेंस स्टेज की वो भी डिक्रीज़ करेगी, और जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ करेंगे, और आउटपुट वोल्टेज भी इस तरह डिक्रीज़ करेंगे। ओवरऑल सारा इम्पैक्ट जो है आपका करंट गेन का, मतलब उसका करंट गेन का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आपके आउटपुट वोल्टेज के ऊपर क्या पड़ेगा, उसका यानी कि इफेक्ट क्या आएगा। इस चीज़ को मतलब अब इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, और दूसरा ये कि टेम्परेचर वेरिएशन का भी जो है इफेक्ट वोल्टेज गेन के ऊपर आता है, और उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास दूसरे एम्पलीफायर आते हैं, स्वैम्प एम्पलीफायर, जिसमें हम लोग एसी मीटर फीडबैक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं आर ई के, यानी कि आर ई के सीरीज़ के अंदर। जिसकी वजह से ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है स्टेबल वोल्टेज गेन आ जाए हमारे पास, इसलिए। फॉर एग्जांपल अब ये सर्किट है आपका एमीटर फीडबैक रेजिस्टेंस आप लोगों ने ये लगा दिया इसके सीरीज़ के अंदर आर ई के, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पे सिमिलर इसमें ऐड कर दी, ये आपका टी मॉडल है, आर ई इसके ऐड हो गए यहाँ पे। और वोल्टेज गेन अगर आप लोगों ने फाइंड करनी है वी आउट और वी इन के, वी इन जो है आपके पास अब क्या आएगा, वी इन इक्वल टू आई आई बी, ये जो रेजिस्टेंसेस है आपकी, ये आपकी हाई रेजिस्टेंसेस है, इसलिए आपका इनमें से करंट पास नहीं करेगा, तो जो जितना आपका करंट यहाँ से आ रहा है वो आपका सिमिलरली यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका वी आउट वी इन क्या हो जाएगा, आई बी इंटू आर ई प्लस आर ई डैश, जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया, इसके बाद आपका वी आउट गया आई सी इंटू आर सी, यहाँ पे आ गया वी आउट, यहाँ पे इसने आर सी के क्रॉस फाइंड किया आई सी इंटू आर सी। सिमिलर इनको डिवाइड करें आप,
आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है वी सी ओवर वी बी, और इस एक्सप्रेशन को आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आई आर सी ओवर आर ई प्लस आर ई डैश। अगर हम हमारा जो है, अगर आपका आर ई जो आपका बहुत यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है आर ई डैश से, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और आपकी फाइनल एक्सप्रेशन ये रिमेनिंग रह जाएगा आर सी ओवर आर ई। अब आप लोग इसमें चेक कर रहे हैं कि इसमें आर ई डैश जो है इसमें इक्वेशन में कोई नहीं है, इन द इक्वेशन फॉर वोल्टेज गेन इट नो लॉन्गर हैज इफेक्ट ऑन वोल्टेज गेन, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा वोल्टेज गेन के ऊपर। ठीक हो गया, ये इक्वेशन से प्रूव हो गया। और इक्वेशन 818 जो है आपकी, ये लार्ज वैल्यू ऑफ आर ई swamp out the variation in RE dash. This results in stable voltage gain, one that does not change with temperature variation or transistor replacement. ठीक हो गया, हमारा ये वोल्टेज गेन था आर ई डैश के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से हमारे ये वोल्टेज गेन यानी कि चेंज होता था आर ई डैश के चेंज होने की वजह से, और आर ई डैश जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट था एक तरह से। और अब हमारा इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमें ये देख लिया कि इसमें आर ई डैश इग्नोर हुआ है और आर ई की वैल्यू जो है ज़्यादा है आर ई डैश से, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेबल क्यू पॉइंट मिलेगा। स्टेबल क्यू पॉइंट और स्टेबल वोल्टेज गेन मिलेगी हमें। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द बेस जो है, इसमें हम लोग चेक करते हैं हमारा इनपुट इम्पीडेंस बेस की क्या बनेगी। जेड इन बेस हमें पता है कि वी ओवर आई जेड इन बेस वी ओवर आई वी इन ओवर आई बी। वी इन हमें ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है आई ई इंटू आर ई प्लस आर ई डैश, और सिमिलरली इसको आप पुट करें आई ई जो आपका आई सी होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी है, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बीटा सिंपल रह जाएगा। यहाँ पे जेड इन बेस जो है आपके पास बीटा इक्वल टू बीटा आर ई प्लस आर ई डैश है। और इसमें अगर हमारा आर ई डैश इग्नोर अगर करते हैं हम, क्योंकि हमारा आर ई जो है इससे ज़्यादा है, तो हमारे पास स्वयं एम्पलीफायर में जेड इन बेस जो है आपके पास बीटा आर ई की इक्वलेंट आ जाएगी। और विदाउट फीडबैक रजिस्टर हमारे पास वोल्टेज गेन थी ए आर सी ओवर आर ई डैश, और विद फीडबैक रजिस्टर जो है हमारे पास वोल्टेज गेन आर सी ओवर आर ई। और हम इन चीज़ों से इनको देखते हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज गेन इसमें स्टेबल हो गई है, और इट इंक्रीजेस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द बेस एंड रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन ऑफ लार्ज सिग्नल। और इसका एडवांटेज यही है कि आपको इसमें वोल्टेज गेन स्टेबल मिलता है, और जो इम्पीडेंस है बेस की वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, और इसमें डिस्टॉर्शन जो है आपको कम मिलती है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है रजिस्टर के क्रॉस आर एल, और बीटा इसका 200 है, आपने इसमें इग्नोर करना है आर डी डैश को। तो इसमें कैलकुलेशन सिमिलर फार्मूलेज जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। इसमें इम्पीडेंस हमें पता है, इम्पीडेंस ऑफ बेस क्या है, दैट इज बीटा आर ई 36 किलो ओम आ गया आपके पास, और आपके पास जेड इन स्टेज जो है आपके पास बीटा आर आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू जेड इन बेस। ठीक हो गया, आपके पास 1.71 किलो ओम आ गई। और वी इन जो है आपके पास आ गई जेड इन स्टेज ओवर आर जी प्लस जेड इन स्टेज। इसमें हमारा स्टिफ वोल्टेज रूल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर जो है वो 600 ओम है, यहाँ पे इग्नोर नहीं की हुई। वी इन आपके पास 37 मिली वोल्ट आ गए। सिमिलरली इनको आप पुट करें ए वी इक्वल टू आर सी ओवर आर सी आपके पास क्या है, आर सी पैरेलल टू आर एल। आप इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाती है रेजिस्टेंस 2.65 किलो ओम। इसको डिवाइड करें आप आर ई के साथ, तो आपको 4.7 आ जाता है। तो वी आउट आपके पास कितनी आ गई, सिमिलर एक्सप्रेशन में पुट करें वी आउट इक्वल टू ए वी वी इन, और आपको 544 मिली वोल्ट आ जाते हैं। जब अब एग्जांपल जो थी इसने वहाँ पे रिपीटेड स्पीचिंग बट दिस टाइम इंक्लूड आर ई। अच्छा, अब इसमें इसमें हम लोगों ने आर ई डैश को इग्नोर किया था ऊपर वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल के अंदर इसने आर ई डैश को इसने इंक्लूड कर लिया। आर ई डैश को इसने इंक्लूड किया तो अ, वो वैसे ही आप लोग निकाल सकते हैं वी 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई से करके, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आती है, 22.7 ओम आती है। तो आप लोग जब इसको इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर, तब आपके पास वोल्टेज गेन आता है 13.1, और आपके पास आउटपुट वोल्टेज आती है 485 मिली वोल्ट। तो अगर आप लोग चेक करें, अगर 485 मिली वोल्ट आउटपुट और 544 मिली वोल्ट, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
इन चीज़ों के इसके आउटपुट के अंदर जो स्वैम्प एम्पलीफायर फीडबैक रेजिस्टेंस यूज़ करने की वजह से। तो अगर लेकिन अगर आप लोगों ने एक्यूरेट रिजल्ट अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप लोग के जो फाइनल क्वेश्चन होगा, मतलब आप लोग के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर के अंदर वो आप लोग के डिज़ाइन के लिहाज से आ सकते हैं। मतलब अब इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एम्पलीफायर डिज़ाइन करें आप, तो उस केस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। मैं इसमें कह सकता हूँ कि आप एक एम्पलीफायर डिज़ाइन कर, आप फॉर एग्जांपल ये एक एम्पलीफायर है, आपने ये चीज़ बनानी है, तो आप लोगों ने ये कैसे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इस सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इस सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और इन रेजिस्टेंसेस की को यूज़ कर कैलकुलेट, यानी कि आप पहले डीसी एनालिसिस करोगे, डीसी एनालिसिस से आप लोग जो होगा इन रेजिस्टेंसेस को पहले फाइंड करोगे, और इसके क्यू पॉइंट को आप लोग लेके आओगे उसमें एक्टिव रीजन जो आपका एम्पलीफिकेशन रीजन होता है। आपके डीसी एनालिसिस से क्यू पॉइंट स्टेबल होगा क्यू पॉइंट के अंदर, उसके बाद फिर आप लोगों ने कैपरिंग कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ को आप लोगों ने फाइंड करना है, बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड करना है। ये जो सारी मैंने बताया, ये इम्पीडेंस फाइंड करने के बाद यानी कि कौन कौन सी वैल्यू किस तरह वैल्यू की लगेंगी चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी आप लोगों ने देखनी है कि आपकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू कैपेसिटर लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाइंग एज एन एम्पलीफायर काम सकता है, और इन एम्पलीफाइंग रीजन काम करेगा, और आपका जो क्यू पॉइंट है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई वीडियो हो, तो आप मुझे वो पर्सनली भी पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।